पेपर कंप्लीटेड बिफोर टाइम। आधा घंटा पहले जो है वो पेपर कर अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए। बारिश हुई है भाई, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, शीशे वगैरह जो हैं वो सब ख़राब हुए हैं। बहरहाल बात करते हैं ज़रा पेपर की। आपको तो पता है सुबह से जो है वो बैंक के चक्कर लगा लगा के जो है वो हम ख्वार हो रहे थे, तैयारी कुछ हो ही नहीं थी। इधर हम पहुँचे थे 12:15 12:30 तक जो है पढ़ाई शुरू करी थी। हमारे कॉलीग्स जो हैं उन्होंने जो है वो थोड़े पढ़ाने की कोशिश करी, उनको जितना कुछ आता था। वो हैं बीबीए वाले, तो उन्होंने ये चीज़ें जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना उन्होंने पहले ये पढ़ी हुई चीज़ें, जिससे उन्हें जो है वो आसानी हो जाती है। हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है, जिससे हमारे लिए जो है वो डबल परेशानी हो जाती है। तो जितना उन्हें आता था उतना तो उन्होंने समझाया था। हमारी जो स्लाइड्स थी ना, 6 चैप्टर्स थे हमारे, 6 लेक्चर स्लाइड्स थी, जिनके अंदर आप समझ लें पर लेक्चर जो है एटलीस्ट एवरेज मैं बता रहा हूँ 20 स्लाइड्स थी। किसी के अंदर 69 स्लाइड्स भी थी, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था। बचे हमारे पास सिर्फ 12:30 बजे शुरू करा, 3 बजे पेपर था, 2.5 घंटे थे। आधा घंटा और निकाल दो नमाज का, आधा घंटा जुम्मे की नमाज का निकाल दो, 2 घंटा था। 2 घंटे के अंदर भी जो है 15 मिनट समझ लें आप तफरी और उसी में निकल गए। सवा पौना पौना घंटा नहीं, पौने 2 घंटे, सॉरी फिक्सिंग हो गई थी। पौने 2 घंटे बचे थे हमारे पास तैयारी करने के लिए। उसके अंदर जो है हर लेक्चर को जो है आप समझ लें हमने 15-15 मिनट दिए। 6 थे, 15-15 मिनट देने से 2.5 हुए थे, 15 मिनट और बचे थे। उसके अंदर जो है वो हल्का सा रिवाइज हो गया था हमारा। बहरहाल जितना आता था ऊपरी से जो है ना वो एक 2 लफ्ज़ के जो है ना वो हमने रट्टे मार लिए थे कि यार इसका सवाल ना आ जाए, उसका सवाल नहीं आ जाए। मसला सारा ये था कि पिछले साल जो है हमारे जो सीनियर्स थे उनसे हमारे उस्ताद ने जो है MCQs पूछे थे। हमें लगा MCQs होंगे। MCQs की जो है ना वो तैयारी अलग होती है, और लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन आंसर्स की जो तैयारी होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। अलग इन अ सेंस के देखें, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस के अंदर जो है ना आप लंबी कर थोड़ी सी भी अगर आपको आइडिया होगा ना बात का, आप इसका रिलेशन उसका रिलेशन ये वो आपस में रिलेशन बनाकर जो है ना आप कुछ ना कुछ जो है वो कर लेंगे। ठीक है, आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाकर जो है आप जवाब लिख देंगे। अगर उसके अंदर एक बात भी पॉइंट की होगी ना उससे रिलेटेड जो है ना आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, MCQs का मसला ये होता है, MCQs के अंदर आपकी थ्योरी जो है वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर एक चीज़ का जवाब आपको नहीं आता तो बाकी के जो 3 ऑप्शंस लग रहे हैं आपको, ये जो आपके पास सवाल के 4 ऑप्शंस हैं वो आपस के अंदर इतने सिमिलर लगेंगे कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि भाई सही इसमें क्या है, गलत इसके अंदर क्या है। तो MCQs की तैयारी जो है मैं समझता हूँ लोग कुछ भी कोई भी बात करें, MCQs मेरी नज़र में ज़्यादा मुश्किल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस। तो ये जो पेपर हमारे पास आया था MCQs नहीं था, शुक्र है। MCQs के लेवल की तैयारी भी नहीं थी। ये आया था समझ लें 15 मार्क्स के अंदर हमारे पास आए थे 6 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क का था, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का था। और उस 2.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उस हिसाब से जो है वो हमें लिखना जो है वो, मेरी गलती है इसके अंदर, मेरे पीछे जो है वो बाइक वाले आ रहे थे, मैं स्लो जो है वो कर नहीं पाया, बट मैंने इतना स्लो कर लिया कि उनके ऊपर पीछे से कीचड़ ना उछले। बाप से बात करते गए तो भूलिए बारिश हुई थी, रोड की जो है सही है भाई, उसके कपड़ों पे छींटे नहीं है, शुक्र।
ये भी एक मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ तो मुझे जो है वो कंसिडरेट होना चाहिए अपनी सराउंडिंग के बारे में। है तो कहने को तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, दुनिया के अंदर रहते हैं, दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, तो उस हिसाब से जो है वो आपको डील करना होता है और करना पड़ता है। बहरहाल शिफ्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, तो 6 सवाल थे, ढाई ढाई मार्क के। अब मार्क्स के जो है ना, मैंने एक हिसाब बनाया है, वो ये कि एक पर्चे पर अगर मैं लिख रहा हूँ ना, अगर पूरा एक पर्चा मैं भर रहा हूँ तो एक पर्चा मैं भरूंगा 2.5 मार्क के सवाल के। सही है, 2.5 मार्क के लिए 5 मार्क का अगर सवाल होगा उसके लिए मैं 2 पर्चे भरूंगा। उस तरीके से जो है ना, मैंने अपने जो है ना दिमाग के अंदर एक हिसाब बनाया हुआ है डील करने का। ये थे 6 सवाल। मुझे पता था भाई 6 पेपर तो भरने हैं, अब किस तरीके से भरना है, क्या भरना है, वो असल सवाल था भाई। क्वेश्चन 1 बाउंसर, डायरेक्ट बाउंसर था वो। कोई लॉजिक मेरे तो समझ नहीं आई उस सवाल की। जाहिर सी बात है बनाने वाले की समझ आई होगी लॉजिक, इसी वजह से तो उन्होंने सवाल बनाया। क्वेश्चन 2 बहुत आसान। क्वेश्चन 2 का आंसर मैं श्योर हूँ, और जब रिज़ल्ट आएगा आपको बता भी दूंगा, मैं दिखा भी दूंगा। बट क्वेश्चन 2 का आंसर मैं श्योर था कि ये 1 लाइन का भी आंसर नहीं है। क्यों? सवाल आप समझे, सवाल जो है वो ऐसे था कि अच्छा, ये जो 6 सवाल उन्होंने दिए थे ना, ये 6 सवाल जो है ना इन रिलेशन थे विद अ केस। क्या मतलब मेरा कि इन रिलेशन विद अ केस, हमें जो है केस स्टडी दी हुई थी जिसके अंदर जो है एक बंदा था जॉर्ज, वो भी एक स्टूडेंट था, और वो जो है ना रिसर्च करना चाहता था एक टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक था सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज, हाउ को प्रोडक्शन कैन हार्म वैल्यू को क्रिएशन एंड वाई। ठीक है, ये टाइटल था। उसके बारे में इतना लिखा है ना तो याद हो गया। 2-3 घंटे की बात है, फिर भूल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो हाँ, सेल्फ सर्विस के ऊपर था। सेल्फ सर्विस से मेरा क्या मतलब है? सेल्फ सर्विस से मेरा मतलब ये, आपने देखा होगा यार इधर के एयरपोर्ट का, तो खैर मुझे टाइम भी हो गया गए हुए इधर के एयरपोर्ट पे। अब इधर है या नहीं, बाहर सेल्फ सर्विस के अंदर ये होता है कि आप खुद जाओ, आपके लिए कोई बंदा अलग से खड़ा हुआ नहीं होता, आप खुद जो है ना अपना काम जो है वो वो झाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। बहरहाल आप खुद जो है ना अपने लिए खुद की जो है ना वो सर्विस करते रहते हो। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये है, आप जो है कि मैकडोनल्ड्स के अंदर एक पूरा जो है वो एक बड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, आप उस कंप्यूटर स्क्रीन पे गए, आपने अपना ऑर्डर जो है वो खुद सेलेक्ट करा। ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपने मोबाइल से QR कोड की जो है आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। ऑनलाइन पेमेंट भी हो गई। ऑनलाइन पेमेंट के बाद जो है आपके पास रसीद आ गई, भाई आपका ये ऑर्डर वगैरह जो है ये जब सेट हो जाएगा तब आप आकर जो है वो इधर से उठा लिएगा। ठीक है, जब आपका ऑर्डर जो है वो बन जाता है, मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आप जो है वो काउंटर पर आकर जो है अपना जो भी खाने की चीज़ जो है वो आप उठा लें। ठीक है, आप जाते हैं, ट्रे जो है उधर रखी हुई होती है, किसी एम्प्लॉय ने, आप वो लेकर आते हैं, सही है, आप उधर ही वो खाते हैं और आप निकल जाते हैं। ये सेल्फ सर्विस होती है। वरना अमूमन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के अंदर, हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या होता है, आप आकर सीट पे बैठेंगे। अगर आप बहुत हाई फाई फाइन डाइनिंग जगह पे जा रहे हैं तो भाई सीट भी आपको उठानी नहीं पड़ती, सीट भी जो है एक बंदा पकड़ेगा, आप बैठेंगे, वो सीट आगे करेगा, वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको मेन्यू ला कर देता है, आप मेन्यू को पढ़ते हैं, आप उससे बात करते हैं क्या स्पेशल्स हैं तुम्हारे वगैरह वगैरह, वो आपको सजेस्ट करता है। सजेशन के बाद आप डिसाइड करते हैं, 10-15 मिनट आप डिसीजन के अंदर लगाते हैं, फिर आप उसको बताते हैं भाई ये चीज़ें लेकर आना। वो बंदा आपका ऑर्डर लेकर जाता है। जब वो आपका ऑर्डर लेकर जाता है उसके बाद जो है वो आपका ऑर्डर उसने ले लिया, सही है, ऑर्डर उसने आपका जो है वो ले लिया, ऑर्डर उसने आपके लिए सर्विस करी है, आपने सेल्फ खुद सर्विस नहीं करी, उसने आपके लिए सर्विस करी। ठीक है, आपने उसने ऑर्डर ले लिया। अब आपके पास टाइम है, आप इंतज़ार करते हैं ऑर्डर का। वो किचन से ऑर्डर बनेगा, शेफ़ बनाएगा, वो उधर से शेफ़ के पास से जो है वो ऑर्डर उठाएगा, आपकी टेबल पे लाकर आपको प्रेजेंट करेगा, आपको सर्व करेगा। उसके बाद जो है जब आप अपना उस दौरान जो है अगर बीच में आपको कुछ मंगवाना है तो आप उसी को बुलाएंगे, वो आएगा, आपके लिए वो
चीज़ लाएगा। उसके बाद जब बात आती है बिलिंग की, तो बिलिंग के दौरान जो है वो एक एनवेलप लाएगा जिसमें आप या तो कैश करेंगे या कार्ड करेंगे। जब आप कार्ड करेंगे तो अमूमन अब शायद QR कोड हो, वरना QR कोड नहीं है होता। आप उसको कार्ड देते हैं, वो अपनी मशीन जाके लेकर आता है, कार्ड इंसर्ट करता है, कार्ड की पेमेंट करता है वो। तो आप इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर सेल्फ सर्विस, खुद से अपनी सर्विस करने का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट है। समझ में आप मेरी बात? ये होता है फ़र्क सेल्फ सर्विस के अंदर और जो नॉर्मल जो सर्विंग होती है। अच्छा, हाँ, सॉरी, ब्रेन फॉग। तो ये फ़र्क होता है सेल्फ सर्विस और सर्विस के अंदर। इस तरीके से हमारा सवाल था, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन 2 मैंने आपसे बोला ना यार, क्वेश्चन 2 के लिए मैं बहुत श्योर हूँ, और वो एक लाइन का सवाल था, वो एक लाइन का जवाब था उसका। उस सवाल का जवाब जो है वो एक लाइन का था। वो इस वजह से था, उनसे ये हम सवाल में हमसे ये पूछा गया था कि भाई जो जॉर्ज है उससे जो है कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए रिसर्च के लिए। एथनोग्राफिक अप्रोच है, आपके पास जो है फिनोमोलॉजिकल अप्रोच है, फिनोमोलॉजिकल अप्रोच होती है, उसके वो लेनी चाहिए, एथनोग्राफिक अप्रोच लेनी चाहिए। बहुत तरह तरह की रिसर्च की जो है ना वो अप्रोचेस होती हैं। तो उसे किस स्टेप पर जो है ये डिसीजन लेना चाहिए कि उसे कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए। हमें इस बारे में शुरू में तो नहीं पता था, लेकिन जब आए वो जो 2.25 घंटे के अंदर जो हमने डिस्कशन करी, उसके अंदर हमें पता चला था कि भाई स्टेप्स जो होते हैं वो बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं किसी भी रिसर्च प्रोसेस के। सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग द पर्पस, जिसके अंदर हम ये ढूंढते हैं कि भाई रिसर्च करने का पर्पस क्या है, वजह क्या है, क्या तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारे दिल ने करा, तुम्हारे ख्वाब ने करा, क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से तुम ये रिसर्च करना चाहते हो। वो पर्पस आइडेंटिफाई करते हो। वो पर्पस आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा स्टेप होता है डिस्क्राइबिंग दी अप्रोच। आप फिर जो है अप्रोच ढूंढते हैं कि कौन सी अप्रोच जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे इस रिसर्च के लिए। तीसरा स्टेप होता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आपके पास आता है कि हाउ यू विल आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, हाउ यू विल अचीव योर रिसर्च एम, हाउ यू विल मीट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आपके पास आता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क के अंदर जो है आता है आपके पास डाटा कलेक्शन के आखिरकार जो आपने डाटा है आपके पास, वो डाटा जो है आप किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। आप सर्वे से कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर से कलेक्ट करेंगे, आप प्राइमरी रिसर्च करेंगे, आप इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फोकस ग्रुप्स कंडक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है डाटा नहीं, उसके बाद आपके पास डाटा रिकलेक्शन या रिव्यू, इस तरीके से समथिंग रिलेटेड टू डाटा आई बिलीव। डाटा से रिलेटेड जो है आपके पास वो आता है, आई बिलीव इट्स डाटा। नहीं, पहला था डिस्क्राइब दी अप्रोच, फिर था डाटा ब्रेन फॉग। बहरहाल डाटा का था, और आखिरी जो आपके पास स्टेप था वो मेकिंग योर रिपोर्ट। हाँ, डाटा जो डाटा कलेक्ट करना होता है उसकी री इवैल्यूएशन होती है। भाई जो डाटा आपने सेलेक्ट करा है उसके अंदर से कौन कौन सा जो है वो आपके काम का डाटा है, यूज़फुल डाटा है, कौन कौन सा जो है वो रेपिटेटिव डाटा है जो आपके इस्तेमाल में नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है आप बेसिकली डाटा कंडेंसेशन करते हैं, डाटा क्लीनिंग करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। और आखिरी जो आपके पास होता है वो यू मेक द रिपोर्ट। रिसर्च आपकी हो गई, अब जो है आप रिपोर्ट बना दो, ठीक है। ये होता है आपके पास। तो अब मुझे पता था भाई अप्रोच जो आप सेकंड पॉइंट पे लेते हो तो ख़त्म, बात इतनी सी थी। आंसर जो है वो इसका इतना सा था कि भाई आप जो है सेकंड स्टेप जो है आप लेते हो अप्रोच ढूंढने में। अब जाहिर सी बात है एक लाइन का आंसर यार वो ज़रा होता है ना, वो गवारा नहीं करा यार कि सिर्फ एक लाइन का आंसर लिखते हैं, तो थोड़ी लंबी तूल वगैरह दे देकर जो है ना उसको भी आधे पौने पेज पर जो है वो पहुंचा दिया। अब इसके अंदर जो है आधे पौने पेज के अंदर पहुंचा दिया। उसमें हुआ ये पहला वाला यूं ही हुआ था, दूसरा वाला अच्छा हो गया, तीसरे वाले के अंदर जो है अब पता नहीं तीसरा वाला अच्छा हुआ है नहीं हुआ है इन अ सेंस। मसला ये कि तीसरा वाला मैंने जो है मुझे लगता है मैंने सही करा है, लेकिन दूसरों से पूछ रहा हूँ ना तो वो कह रहे हैं नहीं यार तुम्हें जो है वो कुछ चेंज वगैरह करना चाहिए था।
जो उसके अंदर जिस तरीके से सवाल बने हुए थे ना, मैंने थोड़ा बहुत उसी से जो है वो रिलेटेड सवाल कर दिए थे। थोड़ी बहुत चेंजेस करी थी, ज़्यादा नहीं करी थी मैंने चेंजेस। हो सकता है दैट माइट कम बैक टू बाइट मी इन द एस, बट लेट्स सी। चौथा वाला जो था, चौथे वाला भी हो गया था, वो भी अच्छा हो गया था। पांचवे वाले के अंदर इशू था, पांचवे वाले में इशू ये था, यार इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच के समझ में जो है ना वो मुझे मुश्किल हो गई थी। मैंने जहाँ इंडक्टिव अप्रोच लिखनी थी वो उल्टी कर दी। मैंने इंडक्टिव अप्रोच लिखकर जो है डिडक्टिव अप्रोच की एक्सप्लेनेशन लिख दी, और डिडक्टिव अप्रोच लिखकर जो है इंडक्टिव अप्रोच की एक्सप्लेनेशन लिख दी। उल्टा कांड कर दिया हमने। लिखा सही है जवाब, ये फंड हो गया। हमारी एक और कलीग गुंजी बाजी हमारे, उनका भी यही फंड था। तो अब हम दोनों ने यही डिसाइड करा है कि भाई अगर बचत हो गई, मैम ने जो है इसको कंसिडर कर लिया, मार्क्स आ गए तो ठीक, वरना जो है मैम से आके बात करेंगे। मैम जो गलती से जो है मैम वो मिक्सअप हो गया था, आप तो समझ सकती हैं एग्ज़ाम का प्रेशर, ये वो करके कोशिश करेंगे लपेटे में उन्हें ले लें। अच्छी टीचर है यार, उस्ताद अच्छे होते हैं, ऐसे समझना नहीं चाहिए आपको, तो लपेटे में आ जाएंगे। और आखिरी वाला भी बहुत आसान था, वो भी बहुत अच्छा था। वो भी एक दो लाइन का था, लेकिन लंबा कर कर उसको लिखना पड़ा कि अच्छा नहीं लग रहा था यार इतना छोटा। असल में पता है मसला क्या है? मसला ये कि हर टीचर की जो है ना एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। एक्सपेक्टेशन से मेरा क्या मतलब है? एक्सपेक्टेशन से मेरा मतलब ये है कि हर टीचर जो है ना वो अलग अलग तरीके के आंसर्स मांगते हैं। यानी कि जो शुरू के हमारे दो पेपर्स हुए थे ओपन बुक, वो ऐसे थे कि भाई जितना लिखना है लिखो, सारा लिखा हुआ जो है पढ़ा जाएगा। इनके बारे में जो है ना हमें अश्योरिटी नहीं थी कि यार ये ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं, कम लिखना पसंद करते हैं, तो इस वजह से हमने दरमियाना ही रखा था कि ज़्यादा वो रखा नहीं था। और एक बात वो भी होती है ना, जैसे एमसीक्यूज के अंदर क्या ही लिखोगे आप, टिक ही करना है एमसीक्यूज के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या ही करोगे आप, जो फिल इन द ब्लैंक जो वर्ड है, एक लफ्ज़ का है, दो लफ्ज़ के वर्ड है, जो उसके फिल करना है ब्लैंक के अंदर, वो ही लिखोगे आप, उससे ज़्यादा तो नहीं लिखोगे ना आप। इसके अंदर ये होता है लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आंसर्स के अंदर कि आपके ऊपर होता है सब्जेक्टिव, लेकिन अब इसके अंदर भी जो है ना आपके ऊपर जो है एक चॉइस इन अ सेंस ये होती है कि आप मार्क्स से जो है बेसिकली अंदाज़ा लगाते हैं। जाहिर सी बात है कम मार्क्स का अगर सवाल है तो आप कम लिखो। ये भी नहीं कि 2.5 मार्क्स का सवाल था आप 3 पेज लिख दो, टीचर बोलेगा भाई इतना पूछा क्या था जो तूने इतना ज़्यादा लिख दिया। ये इशू था। अच्छा लेकिन पता नहीं एक बात ये है कि मैम जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी लेंथ को। क्यों? क्योंकि मैम ने जो है क्वेश्चन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना हर क्वेश्चन से पहले, इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैम ने इस बात पे जो है वो अहमियत डाली थी। मैम ने जो है इस बात पे फोकस करा था कि रिमेंबर, व्हाट रिमेंबर के यू हैव टू क्रिएट लॉजिक and you have to explain with reference from the text provided and also from the lectures and class discussions we had done। तो मैंने अक्सर जो है ना अपने जवाबों के अंदर यही लिखा है कि एज डिस्कस इन द क्लास, एज डिस्कस इन द क्लास, तो उसकी वजह से थोड़ी एग्जांपल्स देने में जो है ना वो थोड़ी लंबी हो गई। तो आई बिलीव कि मैम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगी। बहरहाल नथिंग्स फॉर श्योर until we receive the result, so yeah, how about we talk soon, take care,